किस टाइप के आएंगे वो अपने अपने स्तर पर निर्धारित होगा। तो मनोविज्ञान की प्रकृति में आपको ये चीज ध्यान रखना है कि ये गणित और भौतिकी या जीव विज्ञान की तरह का विज्ञान नहीं है। तो इसको हम कहेंगे एक मानव व्यवहार से संबंधित विज्ञान। विज्ञान तो है, देखो आज आप जो दिमाग में सोच रहे हो, अभी आप जो कर रहे हो, उसके रिजल्ट पॉजिटिव आएंगे क्योंकि अभी आप पॉजिटिव कर रहे हो। तो हम कोई भी काम करें उसका रिजल्ट के लिए काम कर रहे हैं कि उसका कुछ रिजल्ट मिलेगा। तो हम साइंस में देखें तो उसमें भी हम कुछ एक्ट करते हैं, उसका कुछ रिजल्ट आता है। बायोलॉजी में ऐसा होता है, मैथ में भी ऐसा होता है, फिजिक्स वगैरह हर सब्जेक्ट में ऐसा होता है, और साइकोलॉजी में भी ऐसा होता है, लेकिन एग्जैक्ट नहीं होता है। इसलिए आपको ये मानना है कि इसमें मनोवैज्ञानिक स्तर होते हैं अलग अलग। चलिए, उसके बाद में ये कह रहा है कि ये सामाजिक या व्यवहारिक विज्ञान है। इट इज सोशल एंड बिहेवियरल। देखो, बिहेवियर का मतलब हो गया है कि मनुष्य का व्यवहार। सामाजिक यानी कि हम एक सामाजिक प्राणी हैं। इंसान समाज में रहता है, अनेक लोगों से मिलता है, अनेक विचारधाराओं को वो एक्सेप्ट करता है और नई नई सोच विकसित करता है, उसकी अपेक्षाएं बदलती रहती है। तो यहां पर ये कह रहा है कि इसीलिए इसको हम सामाजिक या व्यवहारिक विज्ञान कहेंगे, ये ज्यादा सही रहेगा, लेकिन विज्ञान तो हम कहेंगे इसको। उसके बाद में यहां पर आता है कि मनोविज्ञान में वस्तुनिष्ठ, यानी कि वस्तुनिष्ठ का मतलब होता है वैज्ञानिक तरीके से स्तर के मापन का प्रयास किया जाता है, लेकिन सभी स्तर का प्रत्यक्ष या प्रयोगात्मक परीक्षा संभव नहीं है। देखो, जिस प्रकार से एक लैब में बायोलॉजी के या केमिस्ट्री के जो प्रयोग किए जाते हैं, एग्जैक्ट वैसे प्रयोग मनोविज्ञान में आप नहीं कर सकते। आप मनोविज्ञान में प्रयोग कर सकते हो, जैसे हमने बात की थी कि विलियम वुंट ने जर्मनी के लिप्जिंग में एक प्रयोगशाला स्थापित की थी, मनोविज्ञान की प्रयोगशाला, और उस प्रयोगशाला में मनुष्यों के ऊपर प्रयोग किया गया, मनुष्यों की थॉट प्रोसेस पर प्रयोग किया गया, लेकिन वो केमिकल वाले जो रिएक्शन आते हैं उस टाइप के प्रयोग नहीं थे। तो यहां पर प्रयोगात्मक परीक्षा जो है इसकी संभव नहीं है। उसके बाद में यहां पर कह रहा है कि मनोविज्ञान प्रगतिशील सकारात्मक विधायी विज्ञान है। यहां जो विधायी शब्द आ रहा है ना, विधायी, इस विधायी का मतलब होता है जैसे हम कहते हैं ना मेथोडोलॉजी, जिसके अंदर कुछ मेथड होते हैं, कुछ नियम होते हैं और उस नियम के अनुसार हम काम करते हैं, उसे हम कहते हैं विधायी विज्ञान। अच्छा, नियम हर सब्जेक्ट में होते हैं। आपकी बायोलॉजी में अपने नियम है, मैथमेटिक्स के अपने नियम है, हिस्ट्री के अपने नियम है, और इसके भी अपने नियम है। और नियम कितने मजबूत होते हैं उतना ही वो एग्जैक्ट साइंस कहलाएगा। तो मनोविज्ञान प्रगतिशील, यहां एक शब्द आ रहा है प्रगतिशील। देखो, यहां आप अगर बायोलॉजी की बात करें या केमिस्ट्री की बात करें तो कुछ केमिकल रिएक्शन जब होता है, ये आज से हजारों साल पहले भी रिएक्शन होता था तो उसका रिजल्ट वही आता था, और आज रिएक्शन हो रहा है तब भी रिजल्ट वही मिलेगा आपको। लेकिन इंसान की सोच के अंदर जो रिएक्शन हो रहा है उसके रिजल्ट आपको अलग अलग मिलेंगे, एक जैसे रिजल्ट आपकी अपेक्षा नहीं हो सकती। तो क्योंकि यहां पर प्रगतिशील, इंसान निरंतर प्रगतिशील है, वो एक जैसा नहीं है। जैसे आप कल थे वैसे आज नहीं रहोगे, जैसे आज है वैसे आप कल नहीं रहोगे, और वैसे आप 2024 में है वैसे आप 2028 में नहीं रहोगे, 10 साल के बाद में आप ऐसे नहीं रहोगे। तो इसे हम कहते हैं प्रगतिशील। तो निरंतर प्रगतिशील है ये, लेकिन है तो विज्ञान ही। तो मनोविज्ञान अपनी आत्मा से वैज्ञानिक है। यहां पर एक शब्द लिखा है कि आत्मा से वैज्ञानिक है तथा अधिक वस्तुनिष्ठ होने की ओर अग्रसर है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि एक टाइम ऐसा आएगा कि इसको हम एग्जैक्ट साइंस के बराबर खड़ा कर देंगे, लेकिन वो कब आएगा ये एक अलग विषय है। तो ये कह रहे हैं ना कि अग्रसर है, वस्तुनिष्ठ होने की ओर अग्रसर है, यानी कि एक टाइम ऐसा आएगा कि ये वस्तुनिष्ठ यानी कि वैज्ञानिक प्रॉपर एग्जैक्ट साइंस बन जाएगी। तो यहां पर आपको इसमें एक चीज पता लगी है कि मनोविज्ञान विज्ञान है या नहीं है, उसके बारे में आपको पता लग गया। अब हम बात करेंगे मनोविज्ञान के बारे में कि शिक्षा से संबंधित मनोविज्ञान क्या होती है। देखो, हम यहां जो पढ़ रहे हैं ना साइकोलॉजी,
वो साइकोलॉजी है एजुकेशन से रिलेटेड, एजुकेशन साइकोलॉजी। और एजुकेशन साइकोलॉजी कहती है कि आप इसका इस्तेमाल शिक्षा में करें, आप बच्चों के ऊपर करें, आप मनुष्यों के ऊपर करें, लेकिन मनुष्यों के ऊपर जब आप करें तो उसकी शिक्षा से जोड़कर करें, आप इसमें अधिगम को लाएं, लर्निंग को। तो अब देखते हैं हम मनोविज्ञान जो एजुकेशन का है, अब ये कह रहा है कि मनोविज्ञान का शिक्षा में इस्तेमाल करना ही शिक्षण मनोविज्ञान कहलाता है, एजुकेशन साइकोलॉजी। यानी कि आप एजुकेशन में इसका इस्तेमाल कर रहे हो क्या। अब जनक का नाम पूछा जाता है प्रायकर कि शिक्षा मनोविज्ञान की जनक कौन है, तो आप कहेंगे थॉर्नडाइक। और जॉन डुई भी इसके संस्थापक में माने जाते हैं। इन्होंने कई बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हैं और उन ग्रंथों में इनका जिक्र किया है। अगर आप देखें विलियम जेम्स मनोविज्ञान के सिद्धांतों का शिक्षा में इस्तेमाल कैसे किया जाए वो तरीका बताया। देखो, आज से हजारों साल पहले भी मनोविज्ञान था और आज भी है, और 19वीं शताब्दी तक आते आते मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र से बिल्कुल एक अलग हो गया, एक सब्जेक्ट के रूप में स्टेब्लिश हो गया। एक सब्जेक्ट के रूप में जब स्थापित हुआ तब इसको मनुष्यों के ऊपर प्रयोग किया जाने लगा। पहले जानवरों की मनोविज्ञान भी होती थी, आज भी है, लेकिन हम ज्यादातर इसका इस्तेमाल इंसानों पर करते हैं। तो इन्होंने इसका इस्तेमाल करने के लिए कुछ अच्छे नियम बताए। विलियम जेम्स ने अपनी पुस्तक टॉक टू टीचर्स, अमेरिका के एक बहुत बड़े विद्वान थे विलियम जेम्स, और इन्होंने अमेरिका के बड़े बड़े जो प्रोफेसर थे, बड़े बड़े जो विद्वान टीचर थे, उनसे बातचीत की। घूम घूम कर उनके घर जाकर, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और रिसर्च सेंटर जाकर बातचीत की। क्या बच्चों को कैसे पढ़ाते हो, बच्चा नहीं पढ़े तो आप क्या करोगे, बच्चा स्कूल नहीं आए तो आप क्या करोगे, कैसे बुलाओगे आप जो पढ़ा रहे हो आपको क्या पता कि उसके दिमाग में गया है, आपने जो उसको टास्क दिया है आपको क्या पता घर जाकर वो करेगा, आपको क्या पता कि बच्चा साल भर आएगा, आप जो पढ़ा रहे हो क्या आप श्योर हैं कि आपने सही पढ़ाया है। इस प्रकार के सवाल पूछ पूछ कर टीचरों से, और उसने इस प्रकार के एक सिद्धांत लिख दिए, और इस पुस्तक का नाम भी उन्होंने दे दिया टॉक टू टीचर्स, यानी कि अध्यापकों से संवाद। और इसमें शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए हैं विलियम जेम्स ने, और इन सिद्धांतों का इस्तेमाल आज भी हमारे एजुकेशन सिस्टम में किया जाता है। ये जो साइकोलॉजी हम पढ़ रहे हैं ये मूलतः भारत की नहीं है, ये वेस्टर्न कंट्रीज की है, अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज से ये आई हुई है, और इसीलिए इसमें वहां के मनोवैज्ञानिकों का नाम आपको मिलेगा। जॉन डुई, एक और मनोवैज्ञानिक आते हैं जॉन डुई, पहले मनोवैज्ञानिक जिन्होंने कहा कि बालक सक्रिय होकर सीखता है और ज्ञान का निर्माण वो स्वयं करता है। प्रोजेक्ट मेथड नाम का उसने एक ग्रंथ लिखा, प्रोजेक्ट मेथड, उसमें अलग अलग प्रकार के प्रोजेक्ट बताए कि आप किस प्रकार से प्रोजेक्ट मेथड से बच्चों को तैयार कर सकते हो। एक्चुअल में इन्होंने कहा कि एक बच्चा आपके सामने बैठा है ना, वो खुद ही सीखेगा, वो खुद सीखता है, आप तो केवल उसका मार्गदर्शन कीजिए, आप उसको ज्ञान देने की कोशिश न करें। एक टीचर केवल और केवल मार्गदर्शक होता है, और बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण खुद करता है और वो सक्रिय होकर सीखता है। अगर कोई व्यक्ति एक्टिव है तभी वो सीखेगा, अगर एक्टिव नहीं है तो नहीं सीखेगा। अगर बच्चे को पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है तो आप सबसे पहले उसका इंटरेस्ट डेवलप करो, आप उसको पढ़ाओ मत, आप उसको याद मत करो, आप उस सब्जेक्ट में, आप उस टॉपिक में, आप उस रिलेटेड घटना में उसका पहले इंटरेस्ट डेवलप कीजिए, और जैसे ही इंटरेस्ट डेवलप करोगे वो जाग जाएगा और फिर उसकी उत्सुकता बढ़ेगी, अरे यार इसमें क्या होगा, फिर आप थोड़ा सा बताओ, फिर वो सोचेगा उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में क्या होगा। तो उसे कहते हैं बालक सक्रिय हो गया। पहले आप बालक को ऐसे कीजिए, उसके बाद में आप उसको पढ़ाइए, तब बालक अच्छे से पढ़ेगा। तो बालक सक्रिय होकर सीखता है, जॉन डुई। उसके बाद में यहां पर एडवर्ड थॉर्नडाइक ने अपनी पुस्तक एजुकेशन साइकोलॉजी, यहां पर जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है कि शैक्षिक मनोविज्ञान, थॉर्नडाइक ने ये शैक्षिक मनोविज्ञान पुस्तक लिखी और इसमें सीखने के नियम दिए हैं और विद्यार्थी की बुद्धि परीक्षण में योगदान दिया। बुद्धि परीक्षण होता है ना, आईक्यू,
आगे आपका एक बुद्धि लब्धि एक टॉपिक है, उसको हम पढ़ेंगे, तब आपको बताएंगे कि किसी का आईक्यू टेस्ट कैसे करते हैं, कैसे पता लगाएं कि किसकी बुद्धि कितनी है, किस में बुद्धि कम है, किस में ज्यादा है, इसका मेजरमेंट कैसे किया जाता है। ये एडवर्ड थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांतों में, अपनी पुस्तकों में इसका उल्लेख किया है। अब आता है कि शिक्षण प्रक्रम के अंग कौन कौन है, यानी कि जो एजुकेशन सिस्टम होता है उसके कौन कौन लोग पार्ट होते हैं। तो यहां पर टीचर का होना बहुत जरूरी है, शिक्षार्थी का होना जरूरी है, और एक पाठ्यक्रम का। ये तीन चीजें मिलकर एजुकेशन सिस्टम का निर्माण करती है। अगर तीन में से एक को हटा दें, मान लो कि एक को हटा दिया, तो शिक्षण प्रक्रम यानी कि एजुकेशन सिस्टम अधूरा रह जाएगा। आपने मान लो कि शिक्षक को हटा दिया, तो विद्यार्थी और पाठ्यक्रम क्या करेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर पाठ्यक्रम को हटा दिया तो शिक्षक और शिक्षार्थी क्या करेंगे, उसके पास कुछ कंटेंट होना चाहिए ना, जो उसको डिलीवर करे, जो उसको बताए, जो उसको समझाए। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि शिक्षण प्रक्रम में ये तीन अंग होते हैं, एक टीचर होता है, एक स्टूडेंट होता है, एक सिलेबस होता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान में आपको इतनी बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। और आगे हम बात करते हैं टीपी नन की। अब देखो, टीपी नन जो है एक ब्रिटिश शिक्षाविद थे, महान शिक्षाविद वह है टीपी नन। ये नन्हे लग रहे हैं लेकिन इतने नन्हे है नहीं जितना दिख रहे हैं। आप देखें, एक राष्ट्र के विद्यालय, ये बात कर रहे हैं कि विद्यालय जो होता है ना, स्कूल, उसका वैल्यू क्या है। कोई लोग कहते हैं ना, बिना स्कूल के हम पढ़ सकते हैं, बिना औपचारिक एजुकेशन के हम जो है शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। तो ये विद्यालय की बात कर रहा है, उसका महत्व की बात कर रहा है। एक राष्ट्र के विद्यालय उसके जीवन का अंग है, यानी कि जीवन का अंग है, राष्ट्र के जीवन का पार्ट है, जिसका विशेष कार्य क्या है। विद्यालय का विशेष कार्य है उनकी आध्यात्मिक शक्ति मजबूत करना, यानी कि जो विद्यालय के अंदर जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, उनकी स्पिरिचुअल पावर, आध्यात्मिक शक्ति को इतना स्ट्रॉन्ग कर दो और ऐतिहासिक निरंतरता को बनाए रखना। जो आपका कल्चर है, जो आपकी भाषा है, जो आपका नियम व्यवस्था है, उसको हमेशा मेंटेन रखना, उनकी भूतकाल की सफलता को सुरक्षित रखना और भविष्य की गारंटी करना। देखो, वो कहते हैं कि जमीन के साथ में जुड़े रहो, जमीन के ऊपर ही पैर रखो, पांव जमीन के ऊपर एकदम मजबूत होना चाहिए ताकि हमें कोई हिला नहीं पाए। इसका मतलब है कि अपनी धरोहर, अपना कल्चर, अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, अपना देश, अपना इतिहास, इसके बारे में हमें गहराई से जुड़ना पड़ेगा। और गहराई से जोड़ने के लिए स्कूल ही है जो बहुत अच्छे से बच्चों को तैयार करती है। तो ये इस प्रकार से टीपी नन का एक कथन है जो इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर हम बात करेंगे कि एक टीचर जो होता है उसके लिए मनोविज्ञान की उपयोगिता क्या है, यूजफुलनेस ऑफ साइकोलॉजी फॉर टीचर्स। यानी कि आप सब टीचर बनने वाले हैं और आपके लिए साइकोलॉजी की महत्ता क्या होगी, क्यों आपको साइकोलॉजी पढ़ाई जा रही है, तो इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे प्रभावशाली टूल है टीचर्स के लिए मनोविज्ञान से संबंधित। अब इन टूल्स की हम बात करते हैं। सबसे पहला टूल है कि बालक के व्यवहार को समझना। टीचर को साइकोलॉजी इसलिए पढ़ाई जाती है कि बालक के व्यवहार को वो समझेगा। अंडरस्टैंडिंग द बिहेवियर ऑफ द चाइल्ड, यानी कि बालक आपकी क्लास में बैठा है, बालक आपकी तरफ ध्यान दे रहा है कि नहीं दे रहा है, बालक किस प्रकार, किस माहौल में पला पड़ा है और आज आपके सामने है, और वो उसके व्यवहार को देखकर आपको आइडेंटिफाई करना है कि बालक सीखेगा कि नहीं सीखेगा, उसकी कैचिंग पावर क्या है, वो कितना पढ़ पाएगा। ये सारी चीजें टीचर को पता होनी चाहिए। टीचर को पता तभी होगी जब उसको उसकी मनोविज्ञान पता होगा। तो बालक के व्यवहार का पता लगा लेता है टीचर। मनोविज्ञान ये जो है उसकी हेल्प करती है। दूसरा कह रहा है कि मनोविज्ञान गुण की समझ, अंडरस्टैंडिंग साइकोलॉजिकल क्वालिटीज। मनोविज्ञान के जो गुण होते हैं ना, गुण जैसे किसी के हाव भावों को देखना, किसी के पढ़ने के तौर तरीकों को देखना और एजुकेशन टूल का इस्तेमाल करना, ये साइकोलॉजी के अलग अलग प्रकार के गुण होते हैं
और इन गुणों की टीचर को समझ होना चाहिए कि मुझे कौन सा तरीका अपनाना चाहिए, कौन सी परिस्थिति में, ताकि वो बच्चा अपनी बात को अच्छे से सीख ले। कई बार ऐसा भी होता है माहौल की पढ़ने के लायक नहीं है। कई स्कूलें आपको ऐसी मिलेगी राजस्थान में, दूर दराज पहाड़ी क्षेत्रों में, आदिवासी क्षेत्रों में, और वहां पर आपको इस टाइप के बच्चे भी मिलेंगे और जिनको देखने से भी नहीं लगता है कि ये कभी पढ़ पाएंगे। लेकिन उन बच्चों को पढ़ाना है, उन बच्चों को पढ़ाना आपका काम है और उनकी साइकोलॉजी चेंज करना है, पढ़ाई के प्रति उनको मोटिवेट करना है। ये तरीका टीचर को तभी आएगा जब वो मनोविज्ञान के गुणों की समझ रखेगा। तीसरा कह रहा है कि विकास की अवस्थाओं का ज्ञान होना चाहिए, नॉलेज ऑफ डेवलपमेंटल कंडीशंस। यानी कि विकास की अवस्थाओं का मतलब है कि जिन बच्चों को आप पढ़ा रहे हो उन बच्चों का विकास किस किस अवस्था में, किस टाइप का, उसका इकोनॉमिकल बैकग्राउंड क्या है। कई बच्चे इकोनॉमिकली रिच होते हैं, कई बच्चे पुअर होते हैं लेकिन उनकी माइंड सेट भी अलग अलग होगा। जो पैसे वाला है उसका एटीट्यूड अलग होगा और जो थोड़ा नॉर्मल है उसका अलग होगा। तो उसका जो स्टैंडर्ड है, उसका जो विकास की अवस्थाएं हैं, उनको पहचानना है और पहचानते उनका ट्रीटमेंट देना है कि किस प्रकार से वो सीखेगा। उसी हिसाब से उसकी अवस्थाओं का ज्ञान टीचर को होना बहुत जरूरी है। व्यक्तिगत भेदों का ज्ञान, नॉलेज ऑफ, ये क्या लिखा है, इन्वायरमेंटल इंडिविजुअल, ये इसका ही आएगा, नॉलेज ऑफ इंडिविजुअल प्रॉब्लम। इंडिविजुअल प्रॉब्लम का मतलब क्या हुआ, एक बच्चा खुद की प्रॉब्लम अलग अलग हो सकती है। देखो कई बार हम देखते हैं कि बच्चा क्लास में पढ़ा तो रहे हैं लेकिन क्लास की स्ट्रेंथ है 24 बच्चों की और कभी 10 बच्चे आ रहे हैं, कभी 5 आ रहे हैं, कभी 15 आ रहे हैं। बच्चा क्यों नहीं आया स्कूल, और जो आया है उसमें 2 समझ पा रहे हैं, 2 नहीं समझ पा रहे हैं। यहां पर आपको इंडिविजुअल प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है कि उस बच्चे की रियल में प्रॉब्लम क्या है। उस दौरान क्या करते हैं, उनके गार्जियंस को भी बुलाया जाता है, उनसे भी बातचीत की जाती है, क्योंकि कई बच्चे तो ऐसे होते हैं जो मजदूरी करते हैं और फिर जो है कई बार दिक्कत होती है तो फिर उस स्कूल को कैंसिल करते हैं कि चलो अपना काम करेंगे। तो ऐसी कंडीशन में अलग अलग टाइप की जो प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को सोल्व करना भी टीचर का काम है, काउंसलिंग करना भी टीचर का काम है। सीखने की विज्ञान का ज्ञान, नॉलेज ऑफ साइंस ऑफ लर्निंग, यानी कि सीखने का भी एक साइंस होता है, टेक्निक होता है। आपने एक चैप्टर को स्टार्ट किया और उस चैप्टर को ऐसे बोलना स्टार्ट कर दिया शुरू से लेकर लास्ट तक, तो फिर बच्चा या तो बोर हो जाएगा या उसको समझ में नहीं आएगा। आप उस चैप्टर के टुकड़े कर दो, अलग अलग टुकड़े कर दो, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दो और उसको इस प्रकार से जोड़ दो कि बच्चे की आसपास की जो घटनाएं हैं उसके साथ में वो कनेक्ट हो जाए। उसके बाद बच्चे को इंटरेस्ट आने लगेगा, लगेगा कि हाँ ये चीज मेरे काम की है। तो इसे कहते हैं साइंस ऑफ लर्निंग, कि किस प्रकार से वो बच्चा सीखेगा, विज्ञान का ज्ञान। उसके बाद देखो शिक्षण विधियों का ज्ञान, नॉलेज ऑफ टीचिंग मेथड। टीचिंग मेथड का मतलब होता है कि टीचर कौन कौन से टूल्स इस्तेमाल करे, कौन कौन से तरीके इस्तेमाल करे जिससे बच्चा आसानी से सीख पाए। तो ये टीचर को पता होना जरूरी है। अच्छा आपको पता होगा कि बच्चों की जो गर्मियों की छुट्टियां हो जाती है ना, तो टीचर की छुट्टियां नहीं होती, टीचर की ट्रेनिंग चलती है और उस ट्रेनिंग में टीचर्स को टीचिंग मेथड के बारे में बताया जाता है। और उस समय क्लास में सारे टीचर, प्रिंसिपल्स, ये लोग बैठते हैं और वो टीचर जो है आकर पढ़ाता है और फिर वो बताता है कि बच्चों को इस प्रकार से हमें पढ़ाना चाहिए। और सभी टीचर्स को बारी बारी से, ये टीचर्स की ट्रेनिंग चलती है। और इस ट्रेनिंग के दौरान एक टीचर जो टीचिंग जो मेथड है उनको और अच्छे से सीख पाता है, क्योंकि ट्रेनिंग एक बार मिल गई तो जरूरी नहीं हमेशा के लिए रहेगी, उनको बार बार रिकॉल करना जरूरी है। तो ट्रेनिंग बीच बीच में चलती रहती है इनकी। उसके बाद देखो शिक्षण सहायक सामग्री का ज्ञान, नॉलेज ऑफ टीचिंग सपोर्ट टीम। यहां सपोर्ट सिस्टम का मतलब होता है एक टीचर है तो उसके पास मैप भी होना चाहिए,
उसके पास ग्लोब भी होना चाहिए, उसके पास खेल का मैदान भी होना चाहिए, ग्राउंड में भी बच्चों को कुछ करके दिखाएं, छोटे बच्चे हैं तो उसके पास खिलौने भी होने चाहिए। तो इस प्रकार से सपोर्ट सिस्टम जरूरी है। विषय वस्तु का ज्ञान, नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट मैटर या कंटेंट, आप जो सब्जेक्ट डिलीवर कर रहे हो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए, आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। जब आपका क्लियर होगा तभी आप दूसरों को क्लियर कर पाओगे, तभी आप अच्छे एग्जाम्पल देकर समझा पाओगे। तो टीचर के लिए सबसे बड़ी बात है कि अपना जो विषय वस्तु है, अपना जो कंटेंट है, अपना जो सब्जेक्ट है वो एकदम स्ट्रांग होना चाहिए और उसको बार बार पढ़ना चाहिए, बार बार उसको रिकॉल करना चाहिए और बच्चों को अच्छे से उसको एग्जाम्पल देकर समझा पाए। अनुशासन तथा कक्षा प्रबंधन, गाइडेंस एंड क्लास मैनेजमेंट। यहां पर अनुशासन गाइडेंस भी होता है और डिसिप्लिन भी होता है। यहां देखो, क्लास में बच्चे अगर बैठे हैं और अनडिसिप्लिन अगर ज्यादा हो रहा है तो आप नहीं पढ़ा पाएंगे। वहां पर कहां पर बच्चे को पनिशमेंट देना है और कहां पर बच्चे को पुरस्कार देना है, ये टीचर को पता होना चाहिए। और इन दोनों चीजों से क्लास का डिसिप्लिन मेंटेन रहता है और अनुशासन होगा तभी आप पढ़ा पाओगे। तो ये भी आपको साइकोलॉजी से ज्ञान मिलेगा। उसके बाद में देखो, शिक्षक छात्र अंतःक्रिया का ज्ञान, नॉलेज ऑफ टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन। इंटरेक्शन का मतलब होता है कि बच्चों से आप पर्सनली इंटरेक्ट करें। अगर आपको लगा कि किसी बच्चे की कोई खास प्रॉब्लम है तो बच्चे से आप पर्सनली मिले और उसके लिए थोड़ा सा इतना इजी हो जाए कि बच्चा खुलकर बता पाए। ये इस प्रकार का इंटरेक्शन होना बहुत जरूरी है, अंतःक्रिया का ज्ञान। और तभी आप एक अच्छे टीचर बन पाओगे और तभी आप बच्चों को अच्छा पढ़ा पाओगे। तो अध्यापक के लिए इतनी मनोविज्ञान की जानकारी होना जरूरी है। चलिए अब आप लिखना स्टार्ट करें, इन चीजों को आप लिखें, नोट